Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ravi Kilawat Physics. Last time we have discussed about Biot-Savart law. Now we will discuss about application of Biot-Savart law. बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो आज इनको हम करते हैं डिस्कस और आपको ध्यान से देखना है। और बाकी अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नाउ डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, बायोट-सैवर्ट लॉ की। बच्चों इसकी एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। एक स्टेट कंडक्टर के कारण हम किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण एक कॉइल के सेंटर पे, और एक बार करेंगे कॉइल के एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं आज जो आपको करवा रहा हूँ वो हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू infinitely long state wire, ठीक है, वायर कैरिंग करंट, स्टेट वायर या क्या बोल दो, कंडक्टर बोल दो, वायर इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट वायर या कंडक्टर कैरिंग करंट। अब हमारे पास एक कंडक्टर होगा। अभी जो मेन है इस टॉपिक का, मेन है इसका फिगर। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको स्मूथली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक स्टेट कंडक्टर कारण। एक स्टेट कंडक्टर मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक स्टेट कंडक्टर बच्चों, ये ऐसे, ये XY एक स्टेट कंडक्टर है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए मैंने ऐसे इसको सोल्व किया है। XY जे स्टेट कंडक्टर। अभी मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंडक्टर के अंदर जो बच्चों करंट का जो फ्लो हो रहा है बच्चों, कितना फ्लो हो रहा है, करंट I करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। और जहाँ करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने आपको काफ़ी बार ये बता दिया। सपोज करो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस है बच्चों, वो कितनी है, A। कितनी है, A डिस्टेंस है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। इस पॉइंट P की जहां पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर से जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, A है। अब आपको पता है ये कंडक्टर है, ठीक है, ये देखो जैसे ये कंडक्टर है तो इसके अंदर काफ़ी वो होंगे, करंट एलिमेंट होंगे ना। जैसे हम यहाँ भी मान सकते हैं आइडियल। तो कोई भी एक, मैं ये कंडक्टर है, इसका छोटा सा पोर्शन कंसिडर करूंगा। अब यहाँ पे छोटा पोर्शन क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, आइडियल क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसकी एप्लीकेशन है, बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। वैसे हम कोई भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। एम्पीयर सर्किट लॉ अभी आए नहीं है, तो इसी का हमें यूज करना पड़ेगा जो हमने पढ़ रखा है कंसेप्ट, बायोट-सैवर्ट लॉ। और ये मैंने आपको बताया बायोट-सैवर्ट लॉ हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो यहां मैं क्या करता हूं, ठीक है, यहां पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेता हूं, या फिर आप है ना ऐसे सोल्व कर दो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लो करंट एलिमेंट, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है IL, और ये मैंने मान लिया करंट एलिमेंट IDL, ठीक है,
ये इतना इतना पोर्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया करंट एलिमेंट आइडियल। अब आपको पता है करंट एलिमेंट जो बच्चों कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया वेक्टर। अब देखो इस करंट एलिमेंट की इस पॉइंट P से कुछ ना कुछ क्या होगी, पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और वहाँ पे हमने नाम दिया था करंट एलिमेंट और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, उसके बीच की डिस्टेंस को नाम दिया था R। तो यहाँ भी मैं कितना नाम दे रहा हूँ, R वेक्टर, ठीक है। R या R वेक्टर, जस्ट पोजीशन वेक्टर R भी बोल सकते हैं। और ये पॉइंट O मान लिया जहाँ पे मैंने ये मानना है करंट एलिमेंट। और बच्चों ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, OC डिस्टेंस कितनी L, कितनी है L। ये एंगल बच्चों ये थीटा है, ये एंगल कितना है फाई, ये एंगल मैंने कितना मान लिया थीटा, और ये कितना मान लिया फाई, और ये तो आपको पता है ये कितना होगा फिर 90 है, तो ठीक है ये 90 है। अब जो इस वायर के एंड पॉइंट्स है ना, उनको मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। अभी आपको ज्वाइन नहीं करना तो अभी मत करो, चाहे इसको पहले एक बार, ठीक है, इसको ड्रा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, और इसको और एक्सटेंड करना है तो कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है y, ये x, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर माना है XY, इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा I। हमने किसी पॉइंट पे, यहां भी मान सकते हैं यहां भी मान सकते हैं, हमने मान लिया करंट एलिमेंट एट पॉइंट O पे, ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट, ठीक है। ये दिख रहा नहीं इतना इतना ही, ये करंट एलिमेंट है छोटा सा, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसकी, बायोट सेवरल लॉ की। तो आइडियली हमारा करंट एलिमेंट है, ये एंगल कितना है आइडियल जो R के साथ बना रहा है थीटा है, और ये कितना एंगल है फाई, ये कितना है 90। पॉइंट C से P की डिस्टेंस कितनी है A। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो हमने अब माना है वो उसको हम लिख देते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख भी देता हूँ वेयर, जो मैंने लिखा है। CO डिस्टेंस कितना है L, ऐसा करते हैं साइड में लिख देते हैं ना, थोड़ा आपको सही रहेगा समझने में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO कितना, CO डिस्टेंस कितना है L, ये मैंने मान रखा। PC कितना है, PC A है, और OP कितना है, OP R है, ठीक है। ये जो मैंने माना है वही लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा, PC A CO L और ये OP R, ठीक है। तो जो हमने माना है वो हम लिख देते हैं। कंसिडर एन स्ट्रेट कंडक्टर वायर XY in which I current is flowing from X to Y। यहाँ करंट की डायरेक्शन मैंने इंडिकेट की बच्चों X to Y, X to Y। We have to calculate magnetic field at point P due to वायर, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कंप्लीट वायर के कारण, फिर हम इंटीग्रेशन ही कर देंगे हम फिर। तो अभी तो फिलहाल मैं इसके कारण कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ एक करंट एलिमेंट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट व्यू ड्यू टू वायर कैरिंग करंट, ठीक है। इस वायर के कारण मेरे को फाइंड आउट करनी है। वेहर जो हमने माना है वो लिख देते हैं। PC कितना है A, पॉइंट की डिस्टेंस यहां से PC कितना है A है, और CO
L है एंड OP कितना है बच्चों, OP इज R। ठीक है, ये जो मैंने जो लिखा था वो मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये किसकी एप्लीकेशन है, बायोट-सैवरेट लॉ की एप्लीकेशन है, तो हम यहां पे किसका यूज करेंगे, बायोट-सैवरेट लॉ का। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट्स लॉ, अब बच्चों क्या कहता है बायोट-सैवरेट लॉ, ये हमें बताता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट लॉ we will find magnetic field at P due to P पे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट O पे जो करंट एलिमेंट है उसके कारण। तो ये हमें क्या कहता है बायोट-सैवरेट लॉ, हमें ये कहता है dB वेक्टर इजकल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म के अंदर, मैंने आपको बता दिया था ये हमारा बायोट-सैवरेट लॉ है इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं तो बच्चों कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वह इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बच्चों को भूल जाते हैं जनरली बच्चे, थीटा डीएल और आर यानी इस, ठीक है, इस टर्म को हमें सारी टर्म को चेंज करना है इन टर्म ऑफ फाई एंगल की टर्म में अगर हम इसको ले आए तो हम सोल्व करना आसान रहेगा इसको। ठीक है, यानी यहाँ पे साइन थीटा इसको भी साइन फाई में चेंज कर देंगे, डीएल को भी फाई की टर्म में ले आए, आर को भी हम किस में ले आए, फाई की टर्म में ले आए। ठीक है, ऐसा हमें करना है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है बायोट-सैवरेट लॉ की। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। साथ ही हम, ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर इसके जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके ऊपर वो भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि बाद में फिर हो नहीं पाते न्यूमेरिकल, तो साथ साथ 3-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने ये लिखा था इक्वेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, अब ये लिखा था नीचे मैंने। अब यहां से देखो, अगर इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल PCO ट्राइंगल की बात करता हूं तो इसमें एंगल थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, 90 के बराबर। आप खुद देख लो, ये 90 है, फाई प्लस थीटा भी कितना होगा, 90। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, तभी तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 होगा ना। तो यहां से मैंने लिख दिया थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू 90, तो यहां से ये आ गया, थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई, तो ऐसे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, तो ये आ गया साइन थीटा बराबर किसके हो गया, कोस फाई। तो बच्चों साइन थीटा जो हमारा आ गया, यहां से क्या हो गया, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस फाई। आपको पता है कि 90 पे चेंज हो जाता है एंगल, ठीक है ना। साइन थीटा को हमें चेंज करना था ना, साइन थीटा
अब लेकिन थीटा की जगह कितना है 90 माइनस 5, तो ये आ गया 90 माइनस 5 हो गया कोस 5, ठीक है। ये हो गया हमारा कोस 5, तो ये तो हमने चेंज कर दिया। अब किसकी टर्न है, इसकी बात कर लेते हैं, आर को चेंज करते हैं, ये हम यूज करेंगे। ये मान लो इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी ट्राइंगल के अंदर, आप इन ट्राइंगल पीसीओ के अंदर एक बार आप कोस 5 कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। जैसा कि आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये SCT। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे ए बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज आर है मैग्नीट्यूड के अंदर। तो यहां से कितना आ गया, ठीक है। तो यहां से आर कितना आ गया बच्चों, आर आ गया ए अपॉन कोस 5, आर क्या आ गया ए अपॉन कोस 5। तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। मैंने बोला था ना ये जितने भी वेरिएबल है आर साइन थीटा डीएल, इनको हम किस में लेके आएंगे, 5 की टर्म में। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ए अपॉन कोस 5 ऐसे। फिर इसके बाद अब डीएल कोड चेंज करना पड़ता है, तो इन ट्राइंगल पीसीओ के अंदर आप बच्चों अब tan phi कैलकुलेट करो जरा, tan phi। tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कितना है परपेंडिकुलर बच्चों, L है, अरे दिस वन इज परपेंडिकुलर, और बेस कितना है A है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया L इजकल टू A tan phi। लेकिन हमें तो चाहिए DL, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएटिंग अबो विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा DL A। और tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ रखा है। tan का क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर फाई, और फाई का डी फाई। तो ये हमने DL को भी चेंज कर दिया बच्चों, सब कुछ हमने चेंज कर दिया। इक्वेशन 4 आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको चेंज किया, साइन थीटा को, फिर किसको चेंज किया आर को, फिर किसको चेंज किया DL को, सब कुछ चेंज कर दिया। अब ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे हम पुट करेंगे सारी वैल्यू। अब ये क्या बनती है देखते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं जो आंसर आए हैं वो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो हम इसका यूज करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि साइन थीटा का तो मैंने लिखा है कोस 5, यहाँ से आ गया इक्वेशन 2। और एक और आई इक्वेशन हमारी क्या आई है, आर क्या है ए कोस 5, ठीक है। और DL क्या है बच्चों, DL आया है ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें यूज करेंगे फर्स्ट में। देखो डिप इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। आइडियल की जगह कितना था, देखो वहां से ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। DL की जगह साइन थीटा की जगह क्या था, कोस फाई था। और इसकी जगह आर की जगह क्या था, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है कि आपने पढ़ रखा सीकेंट फाई जो होगा ये होता है 1 अपॉन कोस फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको अगर मैं चेंज करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सीकेंट स्क्वेयर फाई। अरे ये सभी ने पढ़ रखा है 10th के अंदर कि 1 अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा, ओके।
तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा बच्चा वो कैंसिल कर दो, ए से ए उड़ गया यहाँ से, तो कितना बच गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ए बच गया नीचे, और कोस फाई डी फाई, ये बच गया। देखो ये बच गया कोस फाई और डी फाई बच गया, ये तो सब कुछ कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारा, ये आ गई। अब हमें तो क्या चाहिए, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना वायर के कारण। अब देखो इस वायर के अंदर अभी तो एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, छोटा सा करंट एलिमेंट, जैसे वायर है एक यहाँ कंसिडर, एक यहाँ कंसिडर, ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर काफी एलिमेंट होंगे, लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट विल बी देयर। तो फिर क्या करें, हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले इनकी डायरेक्शन देखते हैं। देखो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली हम अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे ऐड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कोई दिखे, एक बार उन सभी करंट एलिमेंट की वो भी चेक करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बच्चों आपको यहाँ पे देखनी है जो, उसके लिए क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से एक बार आप पहले तो एक बार है ना इसी एलिमेंट की डायरेक्शन एक बार चेकआउट करो। तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये मेरा राइट हैंड है, इसके अंदर कोई कंडक्टर को कैरिंग, जो कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है उसको होल्ड करना है। एक कंडीशन है यहाँ पे, थंब हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, जिधर हमारा करंट जा रहा है। सपोज करो करंट इधर जा रहा है, ठीक है, तो देन कर्वेचर ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर विल ठीक है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पे डायरेक्शन देखता हूं तो ठीक है, इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करूंगा, मैंने ऐसे होल्ड कर दिया, तो यहां पे अब मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो ये फिंगर मेरी किधर पॉइंट कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना, कर्वेचर ऑफ फिंगर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किधर है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, इनवर्ड है। आप इसको पेपर के अंदर बना रहे हो तो क्या होगी, ठीक है, पेपर के अंदर इनटू द इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी इन द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे। तो यहां पे अगर मैं करंट एलिमेंट मानूंगा तो तब भी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, यहां पे मानूंगा तो करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे होल्ड करूंगा, ऐसे होल्ड करूंगा जिधर फिंगर का, तब भी किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन। तो यानी कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम मान रहे करंट एलिमेंट वेरियस करंट एलिमेंट किधर है, अंदर की तरफ है, यानी सभी की सेम डायरेक्शन है, सभी क्या सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको पता है दो वेक्टर हो और जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जैसे ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, तो आपको पता है इनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस बी से, और दोनों की अपोजिट हो तो ए माइनस बी से, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड बोल दो चाहे इंटीग्रेशन बोल दो, सेम मीनिंग है। इंटीग्रेशन का मीनिंग बच्चों जस्ट क्या होता है, समेशन होता है, क्या होता है, समेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बात नहीं लिख रहा मैं, आप समझ गए होंगे कि वेरियस काफी करंट एलिमेंट होंगे, उन सभी के कारण इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इनटू द बोर्ड होगी, तो फिर समेशन का यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ये जो आई हमारी इक्वेशन 5 आप चेक कर लेना। फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। एक पॉइंट यहां से मैं एक कंप्लीट का डिस्कस करना है, तो मैं एक चीज बना रहा हूं यहां पे,
ये देखो, ठीक है, ये x मान, तो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल मैंने मान लिया फाई है, ये कितना है फाई 1। ऐसे यहाँ पे भी होगा, इस एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट है ना, ठीक है, और ये एंगल मैंने मान लिया कितना है फाई 2। ये फाई 1 एंगल है और ये कितना है फाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फाई 1 और ये कितना है फाई 2 एंगल है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को है ना इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिएगी ना, इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिएगी, तो वो लिमिट यहीं से मिलेगी। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, और इसका करेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, करंट भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो पर्टिकुलर डिस्टेंस मानी, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन के अंदर जो क्या बचा, कोस फाई डी फाई, क्या बचा कोस फाई डी फाई, और लिमिट क्या लेंगे -φ1 से +φ2। यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट करनी है ना, तो ये तो एंगुलर टर्म में लेनी पड़ेगी लिमिट, φ1 -φ1 से φ2। अब इसका इंटीग्रेशन आई थिंक सभी को आता होगा, इसका इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, कोस फाई का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है साइन फाई, क्या होता है साइन फाई -φ1 से φ2, ये लिमिट, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और लिख रहा हूं, कोई भी लेक्चर हो, कोई भी टीचर पढ़ाए या तो आपको कंप्लीट देखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नॉलेज वहां से आपको जरूर गेन होगी। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसको कंप्लीट देखो, ठीक है। सो वॉच टिल द एंड। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ठीक है, यहां से लिमिट में पुट करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा ये। तो फाइनल आंसर जो बच्चों आया है हमारा आज कितना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। इसको अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख देते हैं साइन φ2, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है 1 + 2 कितना 3 और 2 + 1 भी कितना 3, तो ये समेशन में ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट या वायर, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके कुछ स्पेशल केस और हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आएगा। जस्ट यहाँ से मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। कोस का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोस का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फाई। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझ सकते हैं हम। तो कोस का क्या होगा, कोस का यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब एक स्पेशल केस और हम डिस्कस कर देते हैं। और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की है, राइट हैंड रूल, या फिर वही है राइट हैंड रूल भी है, या फिर मैंने आपको बताया था आइडियल, अगर दो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले वेक्टर की तरफ क्या रखेंगे, फिंगर रखेंगे, फिर जाएंगे दूसरे वेक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आता है, डीएल क्रॉस आ आता है ना। तो पहला वेक्टर तो ये है, आइडियल है पहला, तो आइडियल की तरफ फिंगर रखेंगे, फिर जाएंगे आर की तरफ, आर की तरफ गए तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनटू द बोर्ड। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सो सिंपल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस, इफ कंडक्टर
is of infinite length and point P lies near the center of wire या कंडक्टर, वायर कंडक्टर ही होता है अगर करंट फ्लो हो रहा है तो, ठीक है। हमने क्या माना है, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर ऑफ वायर कंडक्टर। देखो अब इसने बात की है कि ये पॉइंट पी है ना, ये वायर है मान लो, ठीक है। वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, नहीं दिखेगा आपको यहाँ, तो यही मान लो अगर ये पॉइंट है ना यहाँ पे लाई कर जाए, यानी वायर का जो सेंटर होगा ना, वायर का जो मिड पॉइंट होगा उसके बिल्कुल क्या हो, नज़दीक हो, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, φ1 और φ2। जरा सोचो, देखो ये पॉइंट उठ के यहाँ जाए, यहाँ आ गया तो एंगल और कम, ये ऐसा हो, और ये पॉइंट P अगर यहीं पे आ जाए तो इसके नज़दीक आ जाए तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, 90 नहीं हो जाएंगे। देखो जरा इसको ध्यान से देखो, ये पॉइंट P था तब तो φ1 φ2 था, एंगल φ1 और φ2। अगर पॉइंट P उठ के यहीं आ जाए तो यहाँ पे, यहाँ इसके नज़दीक आ जाए तो यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो 90 φ2 भी, और ये भी 90, तो दोनों एंगल 90 हो जाएंगे। जस्ट इसको एक बार है ना इमेजिन करके देखना बच्चों, अगर कंडक्टर लेंथ इनफाइनाइट है और पॉइंट P इस वायर के नियर आ जाए, ठीक है, तो φ1 φ2 विल बी इक्वल टू 90। अगर ये दोनों 90 होंगे तो आपको पता है sin 90 तो मैग्नेट फील्ड कितना बच गया, म्यू नोट 4 पाई I बाई ए sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 प्लस 1 कितना 2, तो कितना आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए, ये आ गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड केस करते हैं डिस्कस इसका, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो सेकंड केस में क्या मान रहा हूं, इफ पॉइंट P लाइज, या फिर इफ कंडक्टर इज ऑफ infinite length and point P lies near the end Y or X। अब क्या मानना मैंने, कंडक्टर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन पॉइंट P है ना इस बार जो लाई करेगा, दो एंड है वायर के X और Y, ठीक है, इनके नजदीक लाई करे, यानी पॉइंट P यहां पे लाई करे। अब यहां पे अगर पॉइंट P लाई करेगा तो ये एंगल कितना बन रहा था, इसके साथ φ1 बन रहा था ना, तो ये तो हो जाएगा 90, लेकिन φ2 तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। अगर पॉइंट P यहां पे लाई करेगा तो φ2 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन φ1 तो तब भी रहेगा। ऐसे जाएंगे तो φ1 पॉइंट P के साथ कितना एंगल बना, पॉइंट P पे, पॉइंट P अब लाई कर रहा है नियर द एंड Y, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितना बनेगा, φ2 तो 0 और φ1 कितना 90, तो यहां से sin 0 क्या होता है, sin 0 0, ये 90, तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए। यहां मैंने दोनों एंड की बात की है बच्चों। अगर पॉइंट P यहां पे लाई करेगा तो फिर कौन जीरो हो जाएगा, φ1 जीरो हो जाएगा। पॉइंट P इस एंड के नजदीक लाई करेगा, X वाले एंड के नजदीक अगर लाई करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये X वाला एंड है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये एंड है X, तो यहां लाई करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। केस नंबर थर्ड, if point P lies on the wire
अगर पॉइंट पी वायर पे लाई करता है तो मैंने आपको बताया था वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ना कि वायर के सेंटर के ऊपर। वायर पे नहीं बनता, वायर पे खुद पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। जैसे कि आपको पता है कि पॉइंट पी लाई ऑन द वायर, तो फिर इसका मतलब क्या, डीएल क्रॉस आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना वेक्टर फॉर्म में। देखो कैसे हो जाएगा, देखो इसको ओपन करूंगा तो डीएल आई डीएल आर साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा यहाँ पे, अगर पॉइंट पी यहीं पे लाई कर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और आर वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ चल जाएगी। यानी ये आर ऐसे था ना, ये आर ऐसे था, तो आर क्या हो जाएगा, इसके अलोंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर कंडक्टर पे लाई करेगा पॉइंट पी, यहीं पे लाई करेगा तो ठीक है ना। और आइडियल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, आर की डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन। एंगल कितना, आइडियल आर साइन थीटा, इसको ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना, जीरो, तो जीरो आ जाएगा। और अगर यही जीरो हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना, देन बी विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर पॉइंट पी लाई करता है ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अब जो बच्चों हम बात करते हैं, अब पॉइंट पी जो हमारा लाई कर जाए कहां पे, राइट बाइट सेक्टर ऑफ कंडक्टर, राइट बाइट सेक्टर ऑफ कंडक्टर। देखो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट, अभी मान लो ये लेंथ, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ फाइनाइट है, से इट एल, एल इसकी लेंथ है, और पॉइंट पी बिल्कुल ठीक है इसके राइट बाइट सेक्टर पे लाई कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इज फाइनाइट से एल एंड पॉइंट पी लाइज राइट बाइट सेक्टर ऑफ कंडक्टर। देखो एक बार इसका मैं एक बार ये बना देता हूँ डायग्राम, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये कंडक्टर है बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है एल, और पॉइंट पी जो बच्चों लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है राइट बाइट सेक्टर पे, और ये डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, ए मानी थी वहां पे, देखो आप पीसी। अब देखो ये एंगल तो वहां हमने माना था कितना, फाइव वन बच्चों, और ये फाइव टू माना था, लेकिन अब ये पॉइंट पी लाई कर रहा है राइट बाइट सेक्टर पे लाई कर रहा है, तो फाइव वन बराबर फाइव टू दोनों इक्वल होंगे, और मैंने मान लिया फाइव जो मैंने यहां पे लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, फाइव वन बराबर, तो ये ध्यान रखना ये भी फाइव वन फाइव टू दोनों एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये, तो ये मिड पॉइंट है। अब इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, कितनी है लेंथ इसकी, एल है कंडक्टर की, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई टू, और ये भी कितना एल बाई टू, और ये डिस्टेंस एल बाई टू, ये भी एल बाई टू। अब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी बेस है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर सपोज टू बी ए स्क्वायर एल बाई टू का स्क्वायर, तो ये आ गई ये डिस्टेंस हमारी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, दिस वन, ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं साइन फाई, ये एंगल फाई है बच्चों, ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों एंगल इक्वल है, तो साइन फाई कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, साइन फाई आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, दिस वन, और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसको अरेंज किया तो ये आ गया। अब ये हमारा ओवरऑल था रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम, अब दोनों एंगल से मैं फाइव वन बराबर फाइव टू बराबर फाइव, दोनों को मैंने ये लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, टू साइन फाइव हो जाएगा, टू नहीं था यहाँ पे, टू साइन फाइव, साइन फाइव की वैल्यू पुट कर दी बच्चों यहाँ पे, ये साइन फाइव की वैल्यू है ना मेरे पास, ये एल बाई फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाए अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है राइट बाई सेक्टर ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इसके सारे स्पेशल केस हमने पढ़ लिए बच्चों। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। देखो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये आपको मैंने बताया था, पहले ही बता दिया, और स्टड में एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल है ये,
तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। देन कर्वेचर ऑफ फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगी। एक कंडक्टर है, थंब इसकी डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ करंट हो रहा है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर ऐसे, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो लाइंस बनी है ये बनी है सर्कुलर, और इनका सेंटर कहां पर लाई करेगा, सेंटर वायर के ऊपर लाई करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैं इनको ऐसे सॉल्व करने को, आई करंट जा रहा है तो ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे जा रहा है तो ऐसे। अगर करंट हमारा अपोजिट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। आपस में क्रॉस नहीं करेंगी कभी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैंने गलती से इसको बना दिया तो आप ये गलती मत कर देना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने ऐसे बनाया रफली, तो ये है राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां से हम देख लेते एक बार। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट लाई इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है स्ट्रेट कंडक्टर करंट, ठीक है, ऐसे विद द कंडक्टर एज सेंटर। और सेंटर कहां लाई करेगा, उन सर्कल्स का, कंसेंट्रिक सर्कल बने तो सर्कल का सेंटर होता है, वो सेंटर कहां लाई करेगा, वायर के ऊपर, ठीक है। लेइंग इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट कंडक्टर, और किस प्लेन में लाई करेगी वो, लेइंग इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में ही पढ़ रखा है, फिर से एक बार इसको हम पढ़ने जा रहे, रिकॉल कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो है नहीं इसमें। If we imagine the linear wire conductor to be held in the grip of right hand hold the conductor carrying current in right hand। Imagine करना, वैसे hold नहीं कर सकते है ना, Imagine कर लिया। So that the thumb point in the direction of current, thumb किसी उसमें होना चाहिए डायरेक्शन में current, then the curvature of finger around the conductor will, ठीक है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगी। एक और रूल है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल अगर आपको देखना है तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, अगर मान लो एक आपने स्क्रू देख रखा है, मैं एक बार जस्ट आपको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर करंट कैरिंग वायर है उसके अलोंग हमें एक स्क्रू को प्लेस करना है। अब सपोज करो इसमें करंट कैरिंग वायर के अलोंग इसको प्लेस कर दिया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको टाइट जो करेंगे ना, यानी ये जो इसका लोअर पार्ट है स्क्रू का, एक करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए जिसको हम टाइट कर दे। जैसे ये स्क्रू होता है ना, तो स्क्रू को ऐसे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ जो हो रही है थंब की रोटेशन, वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट की डायरेक्शन, मान लो ऐसे है, ठीक है, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन करंट की, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है, ऐसे टाइट करेंगे। तो ये इसका यूज कर लो, इससे बेटर तो है ना, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, तब जाके टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर। अब बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये 3 न्यूमेरिकल आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार ध्यान से पढ़ना। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिखना होता है। आई इज गिवन कितना, 100 एम्पियर, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कोज बाई करंट इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वैसे भी आप इस यूनिट चेक करके देख सकते हो, 0.5 टेस्ला ये गिवन है, ठीक है। और इसने पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड,
यानी इसने पूछा डिस्टेंस, यानी ये कंडक्टर है तो कंडक्टर से कितनी दूरी पे, यानी इसने पूछा ए, क्या पूछा है ए, ठीक है बच्चों, क्या पूछा इसने ए पूछा है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला था आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए, ये फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार यूज होगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई, अब ए कैलकुलेट करना है तो ए को ले जाओ इस साइड, तो कितना होगा म्यू नॉट 4 पाई 2I बाई बी को ले आए इस साइड हम, तो आगे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 10 की पावर -7 है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दी, 10 की पावर -7 है, ये कांस्टेंट है। 2 × में आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई इज हेयर 100 एम्पियर एंड बी इज व्हाट 0.5 और 10 की पावर -4, ठीक है। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा 10, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या अरेंज करना है, पावर को अरेंज कर लिया करो, तब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो अगर इसको अरेंज करता हूं तो देखो, ठीक है, ऊपर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 पहले, ये 4, 3 और 4 7, यानी ये बच गया। अब ये मानो और 7 माइनस ही पहले ही है, तो यानी पावर तो सब सारी कैंसिल हो गई, तो कितना बचा 2/5। इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 मीटर, 0.4 मीटर आंसर आ गया। तो ए का आंसर जो बच्चों आ गया हमारा कितना आ गया 0.4 मीटर, तो यानी इतनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला। जो बात करते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहा है सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अलोंग XYZ डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0 0 -a। अब ये पॉइंट बच्चों कहाँ लाई कर रहा है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो ये जो लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है नेगेटिव z एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और 3 कंडक्टर है, ऐसे ऐसे मान लो ये 3 कंडक्टर है, एक तो कंडक्टर है ये y एक्सिस, ये सपोज करो x एक्सिस मानना है मैंने, ये मान लो ये मानना है मैंने x एक्सिस। तो एक कंडक्टर जो हमारा प्लेस है किसके लॉन्ग प्लेस है x एक्सिस के, और दूसरा y एक्सिस, तीसरा x एक्सिस, सभी में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये है। और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब देखो पहले एक बार मैं ये बना देता हूँ डायग्राम, इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये x है, ये y है, और ये z है, ठीक है। अब देखो एक कंडक्टर हमारा जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है z एक्सिस के अलोंग, और हमें कैलकुलेट जो करना है मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, z एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, यानी पॉइंट भी वहीं लाई कर रहा है कंडक्टर के ऊपर ही। तो मैंने बताया था अगर कोई कंडक्टर है अगर पॉइंट उसके ऊपर ही लाई करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 0, क्योंकि आपको मैंने बताया dl क्रॉस r कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे bz का तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू z एक्सिस या कंडक्टर प्लेस अलोंग z एक्सिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं bx की, b एक्सिस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो इसलिए वेक्टर यूज कर रहा हूँ। अब देखो ये बच्चों z एक्सिस है ना, ये z एक्सिस ऐसे नहीं, ये ऐसे है z एक्सिस, और जो इसकी नेगेटिव साइड है वो पीछे की तरफ है, बोर्ड के पीछे की तरफ है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ x एक्सिस के अलोंग जो कंडक्टर प्लेस है उसके अंदर, उसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी क्रिएट होगी। तो x एक्सिस के अंदर जो कंडक्टर जो प्लेस है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ये मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, x एक्सिस को अच्छे सोल्व कर रहा हूँ, तो ऐसे आ रही है। अब वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, पॉइंट जब हमारा लाई कर रहा है वो बैकवर्ड द बोर्ड, यानी ये मान लो बोर्ड है ना, बोर्ड ठीक है, इसके पीछे की तरफ लाई कर रहा है। हमें बोर्ड के पीछे एक पॉइंट है वहाँ पे कैलकुलेट करना है, जस्ट पीछे एक पॉइंट है वहाँ पे हमें कैलकुलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलोंग ड्यू टू कंडक्टर प्लेस एट x एक्सिस। तो यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड करेंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो ठीक है उस पॉइंट पे जो फिंगर हमारी जा रही है अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो आपको पता है
म्यू नोट 4 पाई आई बाई ए होता है स्टेट कंडक्टर करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस है, देखो ये है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये है एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस है और यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे होल्ड करेंगे तो फिंगर किधर जा रहा है, फिंगर जा रही है ऊपर की तरफ, या और ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी जे कैप के अलोंग, जे कैप, अरे वाई एक्सिस को किसे डिनोट करते हैं, जे कैप से। अब बारी है बी वाई की, अब टर्न किसकी है, बी वाई की टर्न है। अब ये है, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है और लेकिन पॉइंट इसका कहां लाई कर रहा है, इसके पीछे लाई कर रहा है। ये मानो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ आएगा पॉइंट है, ऐसे आएंगे फिंगर, फिंगर जा रही है हमारी नेगेटिव जेड एक्स एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, आई कैप से हम डिनोट करते हैं लेकिन नेगेटिव माइनस आई कैप, ठीक है। अब आपको पता है हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो नेट कितना हो जाएगा, ठीक है, म्यू नोट आई 4 पाई ए जे कैप माइनस म्यू नोट 4 पाई आई बाई ए आई कैप, माइनस ये साइन है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट 4 पाई आई बाई ए जे माइनस आई कैप, जे माइनस आई कैप। तो ये ऐसे फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट का डायरेक्शन, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको कैलकुलेट करनी आती है तो आप इजीली यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है। तो डायरेक्शन आप चेकआउट करो, फिर वहां से आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया था इस यूनिट से, आई थिंक यही था या इस टाइप का आया था, ये तो नहीं होगा। 2 पैरेलल वायर सी एंड डी प्लेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, प्लेन पेपर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एट ए सेपरेशन आर, एट ए सेपरेशन आर, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1 6 एम्पियर, I2 3 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एज शोन इन फिगर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन CD वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। देखो 2 कंडक्टर गिवन है, एक के अंदर करंट का जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स के अंदर, आउटवर्ड को हम ऐसे दिखाएंगे सर्कल के बीच में डॉट, और इनवर्ड को कैसे दिखाएंगे क्रॉस से। तो यहाँ पे इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो 2 कंडक्टर हैं परपेंडिकुलर, एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक में बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है और दूसरे में अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ठीक ये कंडक्टर है, इसमें अगर बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे क्रिएट हो जाएंगी, और इसमें अंदर की तरफ हो रहा है तो ऐसे क्रिएट हो, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपस में कैंसिल करेंगे, ठीक है, आएगा ना। ये पॉइंट P ये भी गिवन है बच्चों, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी पॉइंट P पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर carrying
करंट I1 कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये मैंने आपको बताया था, सपोज करो B1 मान लो, BI1 या B1 मान लो, B1 है तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I बाई ए वो डिस्टेंस होती है पॉइंट के बीच की। अब इस कंडक्टर के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितनी है R और X, यानी R प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, R प्लस एक्स। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे, एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग करंट कितना I2, तो B2 कितना जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये तो आपको पता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I1 करंट फ्लो हो रहा है ना, I2 यहाँ I1 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, I2, और यहाँ पे इसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी है X, द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यानी हमें ये कंडीशन का यूज करना है, B1 बराबर B2 लिखना है। तो यहाँ से लिखो B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 R प्लस एक्स, और B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I2 X। इन दोनों कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, आर की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है ना, आर की वैल्यू गिवन है बच्चों यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ये है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये। तो यहाँ से कितना बचा, I1X R प्लस एक्स I2X, सिंप्लीफाई कर लो, I1X I2R I2X। अब हमें तो फाइंड आउट करना है X, तो इसको ले आओ इस साइड, तो I1X I2X I2R, तो यहाँ से कितना आ गया X I1 माइनस I2R। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, X की वैल्यू कितनी आ गई I2R I1 माइनस I2, खुद देख लो आप, X चाहिए हमें तो I2R अपॉन में I1 माइनस I2। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। तो X, अभी देखो I2 की वैल्यू कितनी थी, अरे I2 की वैल्यू कितनी थी, साफ कर देना, I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 की वैल्यू बच्चों थी गिवन इसमें, एक मिनट, I1 6 I2 3, I1 है 6 I2 3, ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो X I2 कितना है 3, R कितना है 8, और I1 माइनस I2 6 माइनस 3 यानी कितना आ गया 24 अपॉन में 3, 8, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पोजीशन पे डिस्टेंस 0 होगी, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले कंसेप्ट में भी किए थे कि दो चार्ज है उनके बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो सेम पैटर्न पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी आगे की एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए कॉइल, ठीक है, ओके। बी सेफ एंड स्टे एट होम।